हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो नया टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। आपकी जो सेकंड यूनिट में सेकंड टॉपिक है वो है ब्रिटेन में उदारवाद, लिबरलिज्म इन इंग्लैंड। ठीक है, तो देखिए 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उदारवाद का विकास हुआ। अब उदारवाद क्या होता है? तो देखिए उदारवाद सुनने में तो ये लगता है कि भी उदारवाद यानी उदार विचारधारा या उदार बातों को अपनाना। ठीक है, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित या कोई इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ये अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहा जाता है। वास्तव में जो इसका मतलब है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका विकास। लिबरलिज्म का जो वैसे मतलब होता है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए इस पे विद्वानों ने अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। जैसे लॉस्की नामक जो विचारक हैं वो कहते हैं कि उदारवाद ये कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क में रहने वाली एक आदत है। मस्तिष्क में रहने वाली आदत, उदार रहने की आदत। कई बार आप देखते हो कि लोग बहुत उदार होते हैं, उदार हृदयी होते हैं, दे वेलकम एवरीवन। ठीक है ना, तो ऐसी विचारधारा को हम लिबरल एटीट्यूड बोलते हैं। एक तरह से कट्टर का उल्टा कह लो आप। कुछ लोग होते हैं बहुत कट्टर और कुछ होते हैं बहुत उदार। ठीक है ना, लिबरल। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, विचारकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बाकी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कोई व्यक्ति है तो वो कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि सही है। ये वास्तव में दो तत्वों का सम्मिश्रण है। एक तो है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। लोकतंत्र भी तो उदारवाद का ही एक पार्ट है, आप जानते हो। लोकतंत्र मतलब लोकशाही, लोगों का तंत्र, यानी लोग अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ये लिबरलिज्म ही तो है, और क्या है। तो इंग्लैंड में लिबरलिज्म का विकास कैसे हुआ और उदारवाद या लिबरलिज्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं, अगर हम पहले बात करते हैं उदारवाद के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म क्या क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म में सबसे पहले बात आती है मानवीय स्वतंत्रता की, ह्यूमन फ्रीडम। तो ये जो उदारवादी विचारधारा होती है ये मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास रखती है। जैसे कि आपने अभी फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है, इसमें मैंने आपको बताया था एक विचारक था जिसका नाम था रूसो। रूसो ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। यानी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है और उसकी स्वतंत्रता को कायम रखना, बनाए रखना, ये राज्य का कर्तव्य है। देखिए बेसिकली मैन इज इंडिपेंडेंट और उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको कायम रखना ये राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। राज्य में कानून का शासन होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह का शासन। यानी कानून से निर्धारित हो व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के शासन से या व्यक्ति के समूह के शासन से। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी कानून के शासन से ही रक्षा की जा सकती है। अब आप देखिए कि हमें अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और अगर उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो हम कानून का सहारा लेते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि कानून के शासन के द्वारा ही व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा की जा सकती है। उदारवादी विद्वानों के अनुसार मनुष्य को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता उसको ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जो एस्पेक्ट है, सेकंड जो प्रिंसिपल है, वो है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल फ्रीडम। देखिए, इसके अनुसार व्यक्ति को जन्म के आधार पर, जाति, रंग, संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए सरकार द्वारा, राज्य द्वारा। कि व्यक्ति जो है उसको सामाजिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको जन्म, जाति, संपत्ति के आधार पर कोई अंतर नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न किया है, इसलिए उसका सभी चीज़ों पर अधिकार है। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप कहने को सभी मनुष्य समान हैं, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी वस्तु का इस्तेमाल। जैसे आप इसको जाति प्रथा से आप ले सकते हो कि निम्न जाति के लोगों को जो कुएं होते थे उनसे पानी भरने से इनकार किया जाता था, जहाँ पर उच्च वर्ण के लोग पानी भरने आते थे। तो ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, सभी चीज़ों पर सभी लोगों का अधिकार है जो कि प्रकृति ने प्रदान किया। पानी प्रकृति ने प्रदान किया है तो पानी पर सबका अधिकार है। इसको कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। फिर है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है कि सभी व्यक्ति जो है राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार होना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तो चलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी सर्वव्यापक मताधिकार है। आज कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर आप भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें, तो whosoever is above 18 years of age is eligible to vote irrespective of caste, religion, birth, sex or anything। जो भी 18 साल से ऊपर नागरिक है भारत का, वो अपना मताधिकार दे सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में और अन्य यूरोपीय देशों में एक ऐसा समय था कि जब इस बात पे भेदभाव किया जाता था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। संपत्ति एक मापक होता था वोट देने के लिए कि अगर किसी के पास इतनी संपत्ति है तभी वो वोट दे सकता था, अगर वो इस वर्ग से संबंधित है तभी वो वोट दे सकता था। तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को मत का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या आता है? आर्थिक स्वतंत्रता में आता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए। फिर इसका सिद्धांत है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी राज्य कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए, इसलिए वो जनता पर कर लगा सकती है। ये सरकार को वित्तीय स्वतंत्रता है कि उसे जनता की भलाई करनी है। अब देखो, हमारे जो हम टैक्स जमा कराते हैं, उस टैक्स से जो है कल्याणकारी कार्य करती है सरकार। मतलब उसको करने चाहिए, करे ना करे वो चीज़ अलग है, लेकिन उसको करने चाहिए। तो सरकार जो है नए कर लगा सकती है जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। मतलब अगर आप अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हो तो आप टैक्स भी दोगे, क्योंकि वो प्रतिनिधि आपके दिए हुए टैक्स का
उसी माध्यम से जो टैक्स दे रखा है, वो जो पैसा है उसी को तो खर्च करेंगे विकास कार्यों के लिए। तो संपत्ति पर कर लगाया जा सकता है, व्यक्तिगत आय पर कर लगाया जा सकता है, व्यवसाय पर कर लगाया जा सकता है, जैसे सरकार लगाती भी है, व्यापार पर, भूमि पर कर लगाया जा सकता है। जिसको कहते हैं वित्तीय स्वतंत्रता। एक होती है घरेलू स्वतंत्रता। इसके अनुसार व्यक्ति को संपत्ति रखने या विवाह करने का अधिकार है। प्रशासनिक और भौगोलिक स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिकारों से है। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र और राज्य के लोगों को अपना जो शासन है वो खुद चलाने का अधिकार है। खासकर ये भौगोलिक, प्रशासनिक भौगोलिक स्वतंत्रता ये पंचायती राज जो आज हम जानते हैं उसके संदर्भ में कही गई है। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे से राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग रखना चाहिए। इसको भी कहते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीयता जो होती है ये भी उदारवाद में आती है। वरना तो ये सोच के बैठ जाए कोई राष्ट्र कि हम तो सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी राष्ट्र से कोई मदद नहीं चाहिए और अपना अकड़ में बैठा रहे। तो ऐसा नहीं, लिबरल होना चाहिए, अन्य देशों का भी सहयोग करना चाहिए और आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहिए। फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने का और अपने विचार प्रकट करने का और अपने धर्म की स्वतंत्रता जो है मिलनी चाहिए। यानी कोई भी धर्म अपना सकता है कोई भी व्यक्ति। ऐसा नहीं कि अगर वो हिंदू घर में जन्मा है तो वो हिंदू ही कहलाएगा, वो ईसाई धर्म में भी परिवर्तित हो सकता है, वो इस्लाम में भी परिवर्तित हो सकता है। आप देखते हैं ये भी स्वतंत्रता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति भाषण दे सकता है, कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकता है। और आखिर में जो लिबरलिज्म की हम बात करते हैं वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। इसका मतलब ये है कि किसी एक धर्म को संरक्षण न देकर सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दें, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये भी स्वतंत्र, ये भी लिबरलिज्म में ही आता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुसंख्यक कोई धर्म से संबंधित लोग हैं तो उस बहुसंख्यक जो धर्म है उसी धर्म को संरक्षण दिया जाए। अल्पसंख्यक जो धर्म है उसको भी संरक्षण देना चाहिए। ये जो है लिबरलिज्म में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिबरलिज्म का क्या अर्थ है और लिबरलिज्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे कि उदारवाद जो हम कहते हैं कि भाई इंग्लैंड में उदारवाद का उदय हुआ, तो उसके उदारवाद के उदय के कारण क्या थे। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ लिबरलिज्म इन इंग्लैंड। तो देखिए, उदारवाद के उदय की प्रक्रिया जो आरंभ हुई वो हुई मध्यकाल से, मिडिवल एज से, और 19वीं शताब्दी तक ये अपने विकास की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। चरम सीमा पर इसका विकास हो गया था। उदारवाद का तो जो जन्म था उसको हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में हुआ था और संपूर्ण विश्व को इंग्लैंड ने उदारवाद का ज्ञान दिया। तो कारण क्या थे इसके उदय के। सबसे पहला कारण हम पढ़ेंगे वो है गौरवपूर्ण क्रांति। ये शायद क्रांति आपने इसका नाम सुना हो। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, इसको शानदार क्रांति भी कहा जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या था। 1688 में जो इंग्लैंड का सम्राट था उसका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय और संसद के बीच में बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, संघर्ष चला आ रहा था दोनों के बीच में, क्योंकि जेम्स सेकंड जो था वो कैथोलिक था और
इंग्लैंड के जो लोग थे वो धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म में ज़्यादा रुचि रख रहे थे। तो कुछ ये कारण बना कि जेम्स द्वितीय के संसद के साथ संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया और एक क्रांति हुई इंग्लैंड में 1688 में, जिसमें जेम्स द्वितीय ने स्वतः ही राजगद्दी छोड़ दी। किसके लिए? अपनी पुत्री मैरी और अपने दामाद विलियम के लिए। और इस क्रांति को, क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, शासक ने आराम से जो है गद्दी छोड़ दी अपनी, इसलिए इसको शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन या ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है। आपने रेवोल्यूशन तो पढ़े, जैसे अमेरिका, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, इन सब में हिंसा हुई, लेकिन इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो देखिए, ये जो चेंज हुआ सत्ता का, विलियम और मैरी जो है राजगद्दी पर बैठ के, इसके बाद क्या हुआ, ये सीमित राजतंत्र वहाँ स्थापित कर दिया गया। सीमित राजतंत्र का मतलब, राजतंत्र तो रहा वहाँ पे, देखो एक शासक गया दूसरा आ गया मैरी और विलियम के रूप में, लेकिन वहाँ पे जो राजतंत्र था वो एक लिमिटेड, हम कह सकते हैं कि ऑटोक्रेसी थी, सीमित राजतंत्र। ये उदारवाद की दिशा में पहला कदम था। इसने दीर्घकालिक जो संघर्ष चला आ रहा था शासक और संसद के बीच में, इसका अंत कर दिया। और 1689 को विलियम और मैरी को राजगद्दी सौंप दी गई और 1689 में ये एक बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, यानी अधिकार के बिल, ये पारित किया गया और राजतंत्र को सीमित कर दिया गया और इसमें संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। यानी अब पार्लियामेंट डोमिनेट करेगी, अब शासक डोमिनेट नहीं करेगा, जो कोई भी गद्दी पर है, अब पार्लियामेंट का डोमिनेशन होगा। तो इससे इंग्लैंड की संसद में समानता, स्वतंत्रता, जन कल्याण, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण हुआ। इन बातों पर जो है विचार किया गया और इसके पश्चात धीरे धीरे इंग्लैंड में जो उदारवादी विचारधारा थी वो जोर पकड़ने लगी। दूसरा जो कारण था उदारवाद के उत्थान का इंग्लैंड में, वो थी औद्योगिक क्रांति। आप जानते हो कि औद्योगिक क्रांति भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई थी। बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, रेलवे इंजन, जनरेटर और कंपास और पता नहीं किस चीज़ का आविष्कार हुआ, आपने पढ़ा वो तकनीकी क्रांति में। और एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का उत्थान हुआ। अब पूंजीपति वर्ग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये वर्ग किसी भी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता था। ये जो नया वर्ग आया था, क्योंकि ये सुविधा संपन्न वर्ग था, तो इस वर्ग ने विशेषकर आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया कि कोई कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़ का आविष्कार कर सकता है, कोई भी चीज़ का व्यवसाय कर सकता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मजदूरों ने भी अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने ब्रिटिश